आंखें भी होती हैं दिल की ज़बां, बिन बोले कर देती हैं हालत ये पल में बयां, बिन बोले कर देती हैं हालत ये पल में बयां। आंखें भी होती हैं दिल की ज़ुबान। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब देखते हैं कि अलग दोनों सिस्टम्स का आँखों पर क्या इफेक्ट होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस होती है उसके अंदर होता है, उसको स्फिंक्टर मसल भी कहा जाता है, उसके अंदर होता है M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस। ठीक है, ये जैसे कि स्फिंक्टर मसल या सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस हो गई। ठीक है, इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, आँख की पुतली का साइज छोटा हो जाता है। और ये हो गई रेडियल मसल। ठीक है, रेडियल मसल जैसे कि स्पोक्स ऑफ अ व्हील है। ठीक है, ये रेडियल मसल है। इसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है अल्फा 1, तो अल्फा 1 हो गया एड्रेनर्जिक और M3 हो गया मस्करेनिक। अब सपोज आपने एट्रोपिन दिया विच इज़ अ ब्लॉकर। पहले तो डिस्कस करते हैं M3 के स्टिमुलेशन से क्या होगा। M3 के स्टिमुलेशन से आइरिस जो स्फिंक्टर प्यूपिले कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगा विच इज़ नोन एज मायोसिस। ठीक है, और अल्फा 1 से मिड्रियासिस। तो अगर एट्रोपिन दिया तो एट्रोपिन इज अ मस्करेनिक ब्लॉकर। सारे के सारे मस्करेनिक रिसेप्टर्स M1 M2 M3 को टोटली ब्लॉक कर देगा। अनअपोज एक्टिविटी ऑफ अल्फा 1, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिड्रियासिस। ठीक, अब उसी तरह से एक ड्रग होती है, इसका नाम होता है फिनाइलेफ्रीन। फिनाइलेफ्रीन इज अ डायरेक्ट एक्टिंग अल्फा 1 एगोनिस्ट। आंखों में डालते ही आँख की पुतली का साइज फट से बड़ा हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ नीचे मैंने क्या आपको बताया था, सिलेरी मसल में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, M3। तो अगर M3 एगोनिस्ट देंगे तो स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन हो सकता है। जैसे कि M3 एगोनिस्ट एक दवाई होती है बहुत कॉमनली जो यूज़ करी जाती है, जैसे अब तो नहीं इसका इतना यूज़ होता है, जॉगरेन सिंड्रोम में जहाँ ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है मे बी यू कैन गिव। पाइलोकार्पिन के नाम से आती है, दिस इज एन M3 एगोनिस्ट। तो ये अगर दे दिया तो देयर कैन बी स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन, मतलब आदमी की आंखें बहुत ज़्यादा स्पाज्म हो सकता है, अकोमोडेशन उसको दिखेंगी नहीं चीज़ें, ये हो सकता है। और एट्रोपिन क्या करेगी, M3 को ब्लॉक कर देगी। तो M3 अगर ब्लॉक हो गया तो सिलेरी मसल काम नहीं कर पाएगा, तो साइक्लोप्लीजिया और पैरालिसिस ऑफ द सिलेरी मसल्स, जैसे कि हेमीप्लीजिया, क्वाड्रीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, कुछ भी प्लीजिया होता है मतलब पैरालिसिस। सो अगर सिलेरी मसल पैरालाइज्ड हो जाती है तो इट इज़ नोन एज साइक्लोप्लीजिया विच इज़ कॉज्ड बाय एट्रोपिन। ठीक, अब ये देख लीजिए, आई ट्रीटेड विद पाइलोकार्पिन, प्यूपिल साइज केयरफुली एग्जामिन कर लीजिएगा दोनों केसेस में। ओके, दिस फिनिशेस द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द आई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, पहले कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात करेंगे, फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे। सो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दो तरह के हो सकते हैं, दे कैन आइदर बी डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक, और ये हो गया आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जस्ट ड्राइंग द डायग्राम ताकि फटाफट आप लोगों को फिर से इसका बस एक ओवरव्यू दे दूँ। मस्करेनिक निकोटिनिक रिसेप्टर, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये जो होता है दिस इज नोन एज अ साइनाप्स। ठीक है, दिस इज अ साइनाप्स। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है यहाँ से, पैरासिम्पथेटिक है तो बट ऑब्वियस है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो क्या होगा, जल्दी बोलो। यस, वेरी गुड, द न्यूरोट्रांसमीटर विच विल गेट रिलीज इज एसिटाइलकोलिन। ठीक, ये रिलीज हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो होते हैं जो कि डायरेक्टली रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगे, जा करके मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएंगे। सो दीज आर नोन एज डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। फिर अब बात करूंगा इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में आप लोग को ये याद रखना है कि ये डायरेक्टली रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते। इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देते हैं। वो भला कैसे करते हैं, वो भी अभी देखिए, अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आ गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, ये आ गया एसिटाइल कोलिन, इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है इमीडिएटली विद इन मिली सेकेंड्स और विद इन सेकेंड्स बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके मेटाबोलाइज कर देता है इनटू कोलिन एंड एसिटेट। अगर हम फर्ज करो इसका इनहिबिटर दे दें जिसको हम कहते हैं एंटी कोलिन एस्टरेज, अगर हम दे दें तो क्या होगा, इसका इनहिबिटर हमने दे दिया,
इस दवाई को हमने इनहिबिट कर दिया। कैसे? बाय गिविंग एंटी कोलिनेस्टेरेज। तो क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि अब इसका डिस्ट्रक्शन तो हो नहीं पा रहा। तो इसकी वजह से अब क्या फ़ायदा हुआ? हमने एसिटाइल कोलिन का लेवल इन द सिनैप्टिक क्लेफ्ट बढ़ा दिया, तो वो डायरेक्टली रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर रहा, बट इनडायरेक्ट वे में इसका हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स। अब इनका क्लासिफिकेशन अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।